पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वन महोत्सव एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में आज पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने न तो इस तरह के अभियानों में भाग लिया और न ही दिल्ली के पर्यावरण की परवाह की, लेकिन मौजूदा सरकार इस कार्यक्रम में दिल्ली की हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है ताकि राजधानी को हरित और स्वच्छ बनाया जा सके। महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की। पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार एक बार फिर 12वीं पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप देगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश भर के छात्र 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। साथ ही आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नरोलिया के तहत मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा। बारहवीं पास सभी युवा विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लैपटॉप दे करके हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से वो सब अपनी भविष्य की ऊंची उड़ान की तरफ जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में युवा विद्यार्थी के भरोसे से आज़ादी के अमृतकाल 2047 तक मध्य प्रदेश और समृद्ध हो। $2 ट्रिलियन की जो हमारी संकल्पना है, उसमें हम सफल हो। आगामी 10 तारीख को प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने वाले हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण से लेकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी लोकार्पण, भूमि पूजन पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी भाई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को आगे मौसम की स्थिति के अनुसार संचालित किया जाएगा और जब स्थिति पूरी तरह सुरक्षित होगी तभी यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अलर्ट पर, आपको बताते चले, उन्हें अलर्ट पर रखा जाएगा और पूरी तैयारी के साथ सरकार तैनात है। चारधाम यात्रा पहले चरण में यात्रा हमारी होती है जून के माह तक। उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे।
पहलगाम में खून बहा, लेकिन जवाब सिर्फ बारूद से नहीं, अब रणनीति और वैश्विक एकता से दिया जा रहा है। क्वाड की जुबानी बदल चुकी है। 4 महाशक्तियों ने मिलकर एक सुर में बोला, आतंक का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। पहलगाम पर हमला हुआ था, लेकिन अब हमला उन पर होगा जो हमले करवाते हैं। क्वाड की इस वजह में सिर्फ निंदा नहीं, चेतावनी है। और इस बार चुप रहने का विकल्प किसी के पास नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की गई। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहा। बयान में एक बड़ी और बेहद अहम बात कही गई। एक नई और मजबूत रणनीतिक एजेंडे की घोषणा हुई। 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित ये एजेंडा अब क्वाड की रीढ़ बनने जा रहा है। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, उभरती हुई तकनीक और मानवीय सहायता एवं आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। यानी सिर्फ बयान नहीं, अब वास्तविक कार्रवाई होगी। अब आतंकवाद को केवल एक क्षेत्रीय चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक खतरे के तौर पर लिया जाएगा और उसी स्तर पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। क्वाड ने साफ कर दिया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने की किसी भी एक तरफा कोशिश का विरोध किया जाएगा। भारत के लिए ये संदेश दोहरी अहमियत रखता है। एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई में वैश्विक समर्थन की पुष्टि और दूसरी ओर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 4 शक्तियों की साझा ताकत का भरोसा। पहलगाम में खून बहाने वालों को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत अब अकेला नहीं है। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया था कि भारत ने पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है। अब जब क्वाड जैसे ताकतवर समूह ने भी भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, तो संदेश और भी स्पष्ट हो गया है। चाहे LOC पार हो या कूटनीतिक मंच, आतंक के खिलाफ भारत हर मोर्चे पर हमलावर रहेगा। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल जो हर भारतीय के मन में है, क्या ये निंदा और रणनीति काफी है? क्या पाकिस्तान एक और निंदा से डर जाएगा? शायद नहीं, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत अकेला नहीं है। अब क्वाड की आवाज भी भारत की आवाज बन चुकी है। अब हर गोली का जवाब सिर्फ गोली नहीं, बल्कि वैश्विक दबाव, कूटनीतिक घेराबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों से भी दिया जाएगा। जैसे जैसे क्वाड का ये नया एजेंडा आकार ले रहा है, एक बात तो तय है,
भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने अब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इस मोर्चे पर न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें सक्रिय साझेदार भी बना दिया है। इससे एक और बड़ी बात साफ होती है, अब एक्शन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, डिप्लोमेटिक बॉर्डर पर भी होगा और क्वाड जैसे गठबंधन यही नया एक्शन प्लान पेश कर रहे हैं, जहां हर आतंकी मंसूबे पर निगरानी भी है और जवाबदेही भी। ये उस नई विश्व व्यवस्था का संकेत है जिसमें आतंक फैलाने वाले देशों को अब सिर्फ अलग थलग नहीं किया जाएगा बल्कि हर मोर्चे पर घेरा जाएगा, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बीते 2 हफ्तों में लगातार कमी देखी जा रही है, जो दिखता है कि स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है। आंकड़ों में इस हद तक सुधार दर्ज किया जा रहा है कि अब देश के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1300 से भी नीचे पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 1290 हैं और बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में कोविड-19 संक्रमण को लेकर हालात लगातार बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बीते 2 हफ्तों से कोरोना मामलों में स्थिरता और गिरावट दर्ज की गई है, जो ये संकेत देता है कि अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1290 रह गई है। बीते 24 घंटों के भीतर 214 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं या होम आइसोलेशन से बाहर आए हैं। राहत की बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जो मौजूदा रिकवरी ट्रेंड को और मजबूती देता है। बीते दिनों भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और नए म्यूटेशन या लोगों की कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में कोरोना के साथ रहना ही हम सबको सीखना होगा। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। राजधानी में पुराने वाहनों पर नो फ्यूल पॉलिसी लागू हो गई है। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां न तो अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पाएंगी और न ही उन्हें पेट्रोल डीजल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए और पुलिस बल तैनात है। जो वाहन इस नीति के दायरे में आएंगे उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा और जरूरत पड़े तो जब्त भी कर लिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, NCR के बाकी शहरों के लिए भी संकेत है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा अब और जहरीली ना हो, इसके लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर वाहन मालिक को झकझोर देगा। राजधानी की सड़कों पर दौड़ते वो वाहन जो अब अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं, उनके लिए अब कोई रियायत नहीं बचेगी। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति लागू हो चुकी है और इस पॉलिसी के तहत ऐसे सभी वाहन जो 15 साल से पुराने पेट्रोल या 10 साल से पुराने डीजल इंजन वाले हैं, उन्हें अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इससे न सिर्फ शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि सड़क पर गाड़ियों की अनियंत्रित भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं, बल्कि राजधानी की सेहत से जुड़ा एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार के इस नए नियम के तहत राजधानी में अब एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे वाहन जो पेट्रोल के मामले में 15 साल और डीजल के मामले में 10 साल की तय सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें आज से ना तो पेट्रोल डीजल मिलेगा और ना ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक व्यापक और सशक्त तंत्र तैयार किया है। इसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD और दिल्ली पुलिस जैसी कई प्रवर्तन एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। इन सभी की टीमें अब दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी ताकि कोई पुराना वाहन सिस्टम को चकमा न दे सके। इस बाबत दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी जानकारी साझा की। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएँ और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम। इस नीति का सबसे अहम हिस्सा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी ANPR तकनीक। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर इस अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा जो हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और ये निर्धारित करेगा कि वह गाड़ी तय उम्र सीमा में आती है या नहीं।
जैसे ही कोई एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पंप पर आता है, उसकी तुरंत पहचान हो जाएगी। इसके बाद न सिर्फ सार्वजनिक घोषणा की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो वाहन को वहीं जब्त कर लिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जा चुका है और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जो लोग इन नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। यदि कोई वाहन मालिक पुरानी गाड़ी लेकर पेट्रोल भरवाने आता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। दोपहिया वाहनों के मामले में ये जुर्माना 5,000 रुपए रखा गया है। हालांकि सरकार ने एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है। वाहन मालिक को पहली बार में एक मौका मिलेगा कि वह जुर्माना भरकर गाड़ी को वापस ले सके, लेकिन यदि वह नियमों की अनदेखी करता है या समय पर फाइन नहीं भरता तो उसकी गाड़ी को स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों की टीमें अब पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि 2 तरह के फ्यूल स्टेशन, एक जो सुबह 6 से रात 11 तक चलते हैं और दूसरे जो 24 घंटे खुले रहते हैं। दोनों की संवेदनशीलता के अनुसार सूची तैयार की गई है। उन पंपों की पहचान की जा चुकी है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के आने की संभावना सबसे अधिक है और जहां कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि नियमों को लेकर कोई टकराव या अव्यवस्था न हो। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल सीएनजी वाहनों को इस नीति से बाहर रखा जाएगा। पहले योजना थी कि 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को भी इस फेहरिस्त में शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत दी गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने जानकारी दी है कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा ध्यान इस वक्त डीजल और पेट्रोल वाहनों पर है। इससे साफ है कि सरकार अभी मुख्य रूप से उन गाड़ियों पर फोकस कर रही है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। दिल्ली के बाहर भी ये नीति धीरे धीरे प्रभाव में आएगी। 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि वहां अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन निगरानी और डेटा संग्रह का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भविष्य में ये नीति पूरे NCR क्षेत्र में लागू की जा सकती है। यानी यदि वाहन मालिक सोच रहे हैं कि वे दिल्ली की सीमा पार करके फ्यूल भरवा लेंगे तो वो रास्ता भी जल्द बंद हो जाएगा। सरकार की नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि राजधानी की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास भी है। दिल्ली की हवा पहले ही विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक की गवाही देती है और आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा पुराने वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में ये नीति न केवल हवा को सांस लेने लायक बनाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक साफ और स्वस्थ वातावरण भी देगी। दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं ही अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जमा कर दें, ताकि ना तो उनका वाहन जब्त हो और ना ही उन्हें जुर्माना भुगतना पड़े। दिल्ली के कई स्क्रैप सेंटरों को इस दिशा में सक्रिय कर दिया गया है, जो प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बना रहे हैं। सवाल अब सिर्फ गाड़ी की उम्र का नहीं, बल्कि शहर की सेहत का है। सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियां अब दिल्ली की हवा को और जहरीला नहीं बना सकेंगी। फ्यूल कट होने के साथ साथ अब इन गाड़ियों की सांसें भी गिनती की हो चुकी हैं। सरकार का यह फैसला एक चेतावनी है। वक्त रहते वाहन मालिक जागे, वरना उनकी गाड़ी भी कब्र में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।